गांव था। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, पर माँ शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी। इसीलिए बेडरूम के नीचे जमीन पे मैट बिछा के वो लेट गई थी। बिस्तर पे उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से बांध लेती है। उसके गालों में हाथ के पंजों का निशान था, पर अपने हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन खुद से कहती है, हे ईश्वर, अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत मत बनाइएगा, ऐसा कि पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर रूप में जन्म दीजिएगा। और अगर ऐसा ना हो पाए तो हे ईश्वर, मुझे अमीर लड़की बना के जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसी लांछन न सहना पड़े। रानी जैसी जिंदगी हो, जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके अनामिका आंखें बंद करती है। थकी हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे सो जाती है। सोफे में बैठ के टीवी देख रही शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हॉल से धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे अनामिका सो रही थी। बिस्तर पे नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाके ये भी जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वो अभिनय कर रही है। तभी शारदा कहने लगती है, बेटा रमेश, तुम उसके पैर पकड़ो, मैं उसका गला पकड़ती हूँ। सांस में ले पाने की वजह से छटपटाएगी और खुद ही जान दे देगी। फिर हम उसे लेक में जाके फेंक आएंगे। सभी को लगेगा आत्महत्या कर ली है। माँ, हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कई दफे उंगलियों के निशान शरीर में रह जाते हैं। अगर उसके पिताजी रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने मारा है ये साबित हो जाएगा। फिर तो हमारा जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। इसीलिए मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। ये तो अच्छी बात है, चलो वही करते हैं। ऐसा कह के रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है। फिर दोनों मिलके अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा, पीटा, गालियां दी, खाना नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने सह लिया, बस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को 2 वक्त बस खाना दे रहे हैं। पर आज आप लोगों को मेरी जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, ये जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। इसके बाद भी यहाँ रहना मेरा सही नहीं होगा, ये बात समझ गई हूँ। क्या तुम घर छोड़ने का हमें धमकी दे रही हो? नहीं सासू माँ, वैसे तो मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आप औरत नहीं है, चूड़ी बिंदी पहन के साड़ी लपेट के आप बस एक मूंछों वाले आदमी से कम नहीं। ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अनामिका के गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू के 2-3 बूंद नीता के ऊपर गिरता है। वो नींद में ही उठ के देखने लगती है। शारदा जल्दी से मारना बंद करती है। अनामिका के गाल लाल हो चुके थे। अनामिका बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। नीता सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ लेती है। माँ, दादी और पिताजी मिलके आपको मारे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे भला? वो तो कल क्या पकाना है इस बारे में कह रहे थे। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आती हूँ। ऐसा कह के नीता बिस्तर से उतर के चली जाती है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, माँ लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, मेरे जैसी गरीब बहू के घर में आती ही नहीं। चाहे मैं जितना भी कोशिश कर लूँ उन्हें रोकने की, कुछ भी कर लूँ, पर वो कैसे भी मुझे छोड़ के चली जाती है। हाँ, माँ लक्ष्मी को भी बस अमीर लोग ही चाहिए, उन्हें बदबूदार गरीब बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्यों वो ज्यादा दिनों तक उनके साथ नहीं रहती? क्योंकि आप जैसे लोग चाहे कितना भी हो कभी खुश नहीं रहते, हमेशा आप लोगों को और चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, आप मुझे मार के
अपने सर पाप का बोझा क्यों लेना चाहती है बताइए। इस तरह कह के वो अपने कपड़े समेटती है। जैसे ही नीता बाथरूम से आती है वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। रमेश मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। नीता बुलाती है पर वो जवाब नहीं देते। वो चलते चलते रात में गांव से निकल आते हैं। जब वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे बहुत बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बारिश से खुद को बचाने के लिए वो जाके एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत एक छाता लेके उस तरफ से आ रही थी। गर्भवती अनामिका को देखकर वो अपने कुटिया ले जाती है। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि वो कुटिया उसी का है। वो पास के ही लक्ष्मी देवी मंदिर में काम करती है। अनामिका कहती है उसके लिए भी वो एक काम ढूंढ दे। ये सुन के वो महिला कहती है, लक्ष्मी देवी के मंदिर में सीढ़ियाँ साफ करना होगा और बिंदी लगाना होगा। बहुत सीढ़ियाँ है लेकिन। करूँगी चाची, अपनी बेटी के 2 वक्त के निवाला के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर गर्भवती होने के बावजूद अपनी बेटी नीता को साथ में लेकर वो माँ लक्ष्मी देवी मंदिर चली जाती है। पास के ही झरने से पानी ले आकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करती है और उसकी सजावट करती है। वहीं पे मंदिर में भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद फल मूल खाती है और जो दान दक्षिणा के पैसे होते थे उसी को वो बचा के रखा करती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे बहुत बुखार आता है। वो मंदिर नहीं जा पाती है। वो घर पे ही बिस्तर पे लेटी हुई थी। नीता माँ देवी लक्ष्मी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के कहती है, माँ लक्ष्मी, मेरी माँ को बुखार आया है। यहाँ पे कोई नहीं है देखभाल करने वाला। मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ आज मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने नहीं आ पाई। आप नाराज मत होना माँ पे। प्रार्थना के दौरान माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और एक नौकरानी का भेष लेके वो अनामिका का सेवा करने लगती है। अपनी शक्ति से वो अनामिका का बुखार गायब कर देती है। अनामिका आंखें खोल के देखती है। उसे लगता है कि माँ लक्ष्मी खुद वहाँ पर आकर उसकी सेवा की है। इसीलिए वो प्रार्थना में कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा देवी माँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। आपने आज साबित कर दिया, गरीब हो या अमीर सब आपके लिए एक है। बस हम आपको कैसे चाहते हैं ये बड़ी बात है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ। अपनी गलत शब्दों की वजह से वो देवी माँ से माफी मांगती है। देवी माँ उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा देती है जिससे वो अपनी जीविका चला सके और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से अनामिका अपनी बेटी नीता का ख्याल रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है।